हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। आज से तकरीबन 2 साल पहले 20 जनवरी 2020 को द न्यूज अखबार में साफी फखर दुरानी की खबर में इंकिशाफ हुआ था कि वफाकी वजीर फैसल वाडा ने गुज़श्ता इलेक्शन में कागजात नामजदगी जब जमा कराए थे, उस वक्त वो अमरीकी शहरी थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाली हलफनामा जमा कराया कि वो गैर मुल्की शहरी नहीं रहे। इस खबर ने मुल्क के सियासी हल्के में हलचल मचा दी थी, लेकिन फैसल वाडा अपने सही होने पर डटे रहे। हमने उसी रोज यानी 20 जनवरी 2020 को अपने प्रोग्राम में इस पर तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने उस केस और मुमकिना फैसले से मुतालिक क्या दावा किया था वो सुनिए। और कुंवर दिलशाद साहब का ये दावा आज मनोअन दुरुस्त साबित हुआ। 22 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ केस का फैसला सुनाते हुए उनके दावे को झूठा करार दिया। वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन भी नहीं रहे, इसीलिए उन्हें ताहयात नाअहल कर दिया गया है। उनको सेनेटर की नशिस्त से भी दस्तबरदार कराते हुए उनको तमाम मराहत और माली जो उन्होंने जो भी मफादात वगैरह जो भी थे, रिनोमिनेशंस वगैरह जो थी, वो उन्हें अब 2 महीने के अंदर अंदर वापस करनी है। लेकिन उनके पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक भी है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तहरीर किया, जबकि 3 रुकनी कमीशन ने मुतफिका तौर पर फैसल वाडा को नाअहल करार दिया। ACP ने फैसल वाडा की जानिब से बहैसियत रुकन कौमी असम्बली जो उन्होंने रिजाइन दे दिया था, और उसके बाद जब वो सेनेट में आए तो सेनेट में जो उन्होंने वोट डाला उनको भी गलत करार दिया। तारीख पर तारीख और अनगिनत ताखीरी हरबों से मुतासिरा इस केस के फैसले ने फैसल वाडा का सियासी मुस्तकबिल तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है, ऑल्दो उनके पास अपील का राइट है। फैसल वाडा की नाअहली के लिए दरख्वास्तें फखर दुरानी की खबर सामने आने के बाद अगले ही रोज़ 21 जनवरी 2020 को जमा कराई गई थी, जिस पर बाकायदा समात का आगाज़ 3 फरवरी 2020 से हुआ था। दरख्वास्त गुजारों में अब्दुल कादिर मंदूखेल जो कि अभी MNA है, मियाँ फैसल और आसिफ महमूद ने उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि वफाकी वजीर ने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई। उन्होंने झूठा हलफनामा जमा कराया, जायदादों की खरीदारी के जराए छुपाए, मनी ट्रेल नहीं दी और टैक्स भी अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद समातों पर फैसल वाडा से दोहरी शहरियत छोड़ने की तारीख पूछी, कोई जवाब नहीं मिला। फैसल वाडा बजिद रहे कि आम इंतखाबात के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुआ तो मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था, जिसमें उन्हें क्लियरेंस मिली। नादरा ने 29 मई 2018 को नादरा को भी उन्होंने इतला दे दी थी। दरख्वास्त गुजारों ने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी जमा कराई, जिसके मुताबिक फैसल वाडा ने 25 जून 2018 को अमरीकी शहरियत छोड़ी, लेकिन फैसल वाडा इस कॉपी को यह कहकर मुस्तरद करते रहे कि ऐसी कई फोटो कॉपियां जो हैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा से अमरीकी शहरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट का इस्तिफसार किया तो उनका कहना था कि उन्हें पाकिस्तान या अमरीका के कानूनी पेपर वर्क का ज्यादा इल्म नहीं। दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि वो खुद अमरीकी सिफारत खाने से सर्टिफिकेट के लिए राब्ता कर ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये उसका इख्तियार नहीं। वाज़ेह रहे कि फैसल वाडा नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात रहा है। ऐसी ही एक समात 5 नवंबर 2020 को हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वो क्यों किया? लेकिन मजाल है जो फैसल वाडा इस मामले में अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराते। एक बार फिर 21 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को अपना जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन नाज़रीन इस आखिरी वार्निंग को भी फैसल वाडा खातिर में ना लाए और जवाब ना जमा कराने की पादाश में 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी हुई। हमने भी फैसल वाडा को 12 अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन वो चंद एक मखसूस चैनल्स के अलावा बाकी मीडिया का सामना करने से कतराते रहे। दाल में कुछ काला था, यही ओपोजिशन जमातों ने फिर कहा जब फैसल वाडा ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। उस वक्त इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि अगर आपके एक साथी ने मिस डिक्लेरेशन की है और उसकी वजह से आप उसे बचा रहे हैं, कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी करवा कर सेनेट में भिजवा रहे हैं, तो आपके वो दावे कहाँ गए कि मैं अपने साथियों को भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही फैसल वाडा ने यह इस्तदा कर डाली कि ये दरख्वास्तें उस वक्त की हैं जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे, अब उन्हें मुस्तरद किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दिया, जो 23 दिसंबर को महफूज कर लिया गया था और आज सुना दिया गया। यानी आज का दिन इमरान खान के लिए भी बड़े धचके का दिन है। ये उनके लिए एक नई कसौटी भी है कि वो सादिक और अमीन ना रहने वाले
अपने साथी से अब कैसी ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह वो अपोजिशन को ललकारते हैं। फैसल वाडा के ये तो एक उनकी नाअहली की बात होगी, मिस डिक्लेरेशन की, लेकिन अभी वाडा साहब ने कुछ और जवाबात भी देने। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर मियाँ जावेद लतीफ़ और मंदू खेल साहब भी हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये एक धचका है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, फैसल वाडा साहब की नाअहली, और खुसूसन जब उन्हें पता चल गया था कि मिस डिक्लेरेशन केस में वो नायल होने वाले हैं। कौमी असम्बली की सीट उन्होंने छोड़ी, जो तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, वो हार गई। अब सेनेट की भी एक सीट जो है वो हार चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, तो खान साहब अब अपनी जो उन्होंने उनको एक खुसूसी ट्रीटमेंट दी कि कौमी असम्बली की नशिस्त कुर्बान करवा दी, सेनेट में ले आए कि वो बच जाए, लेकिन वो बचे नहीं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। फैसल वाडा साहब का फैसला आया है। फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब के फ्रंट फुट पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कोई सियासी उनके अज़ाइम ज़ाती मकासद नहीं है, एक मिशन में इमरान खान साहब के साथ हैं। बल्कि मुझे याद है जब पनामा का हमारा हुआ था तो उस ज़माने वो MNA नहीं थे, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पे आते थे और जिस तरह से इमरान खान साहब का दायां हाथ बने कराची में एक मुश्किल माहौल में, तो ज़ाहिर है आप जब फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कीमत भी चुकानी पड़ती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फैसला सर आंखों पे, लेकिन आखिरी अदालत नहीं है, इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा। मेरी अभी फैसल वाडा साहब से अभी ज़ाती तौर पे मेरी अभी बात हुई है और उन्होंने ये शिकवा किया है कि उनको पूरी तरह सुना नहीं गया, ना उनके एविडेंस को उस तरह से परखा गया है, बल्कि वो फील करते हैं कि उनसे ज़्यादती हुई है। बहरहाल फैसले हक़ में भी आते हैं, खिलाफ भी आते हैं। उनके खिलाफ एक फैसला आया है, अभी हाल ही में हमारे एक मिनिस्टर साहब के खिलाफ आया है, मेरे ख्याल में उसको कोर्ट्स ने रिवर्स किया है, तो अभी सुपीरियर कोर्ट्स में इसको चैलेंज किया जाएगा। इंशाल्लाह वी आर होपफुल फैसला रिवर्स होगा और फैसल वाडा साहब सेनेट में ही बैठेंगे अल्लाह ताला के करम से। और अभी उनसे बात हुई है, वो डे आफ्टर टुमारो या कल या परसों आएंगे इस्लामाबाद, तो केस को फिर सुपीरियर जुडिशरी में ले जाके वहाँ चैलेंज किया जाएगा और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह फैसल वाडा साहब के साथ इंसाफ होगा। ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपने ये कहा कि वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये किसी स्टेटमेंट की वजह से तो उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया है। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कहा कि उन्होंने झूठ बोला था, जो हल्फ बयान हल्फी जमा कराया था उस दिन वो अमरीकी जो उन्होंने शहरियत छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिख दिया था। तो इसका और इमरान खान के लिए फ्रंट फुट पर खेलने का आपस में तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो झूठ ना बोलते, इमरान खान ने तो उन्होंने कहा था ना कि आप झूठ बोले मेरे लिए, अपने लिए उन्होंने बोला था। लेकिन इनका जो केस है उसमें फैसल वाडा साहब के बकौल काफ़ी मुमासलत है। जो सादिया अब्बासी साहबा का केस था, ऑनरेबल सेनेटर साहिबा हैं, या खकान अब्बासी साहब का भी शायद था, CM सिंध साहब का भी शायद इस तरह का कोई इशू है। तो अगर इस तरह से फॉर लाइफ आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो थोड़ा एक्सेसिव लगता है हमें, क्योंकि देखिए फैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं, फैसले पे कानूनी राय अपनी हम दे सकते हैं, एक फेयर कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा फोरम है और वहाँ से आपके हक़ में भी फैसले आते हैं, खिलाफ भी आते हैं। ये हमारे खिलाफ आया है तो ये ऐसा कोई नहीं है कोई ज़लज़ला आ गया है इक़्तिदार के अवानों में, हमारे हक़ में भी फैसले हैं, खिलाफ भी हैं। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो सख्त हालात का सामना करना जानते हैं, पहले भी किया है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको हम ले जाएंगे वहाँ, वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह वहाँ से एक अच्छा फैसला आएगा सुपीरियर जुडिशरी तो से। अली साहब, जब नवाज शरीफ अगर ताहयात नायल हो जाएं तो फिर तहरीक इंसाफ मिठाइयाँ बांटती है, लेकिन अगर आपके अपने लोग मिस डिक्लेरेशन की वजह से ताहयात नायल हो जाएं तो आप समझते हैं कि ताहयात नाहली जो है वो थोड़ी सी सख्त सजा है? नहीं, देखें जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला खुदा न खास्ता आएगा फिर हम मिठाई नहीं बांटेंगे, लेकिन अभी तो देखें अभी तो बड़े रास्ते बाकी हैं, अभी तो बड़ी अदालतें बाकी हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है जो उस तरह से सुपीरियर जुडिशरी तो नहीं है। अभी हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपीलें हैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं। अभी तो हुनूस दिल्ली दूरस्त अदालतें इसीलिए तो हैं कि इंसाफ मिले और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं। 100% हमें अपने अदलिया पे एतमाद है, 100% एतमाद है। अली मोहम्मद खान साहब, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो ताहयात नाअहली की बात है, ऑब्वियसली ये तो आइन में लिखा हुआ है कि मिस डिक्लेरेशन अगर होती है तो बंदा ताहयात नाअहल हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये अब वक्त आ चुका है कि इस सजा को जो है कुछ अमेंड किया जाए? 5 साल अगर आपकी कौमी असम्बली की नशिस्त चली जाए, उस टेन्योर में आप दोबारा कॉन्टेस्ट ना कर सकें, या सेनेट की चली जाए, उस हद तक ये ठीक है, लेकिन ताहयात नाअहली जो है वो थोड़ी सी सख्त सजा है। देखिए, पहले साबित हो जाए, आप आखिरी अदालत तक चले जाएं, आप अपने सारे राइट्स एग्जॉस्ट कर लें, आप सारी अदालतों में अपीलें आपकी खारिज खुदा न खास्ता हो जाएं, इंट्रा कोर्ट अपील्स खारिज हो जाएं, रिव्यूज़ आपके खारिज हो जाएं, आपकी फाइनल अपील जो एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट के सामने लगती है वो भी खारिज हो जाए, सारे मुल्क की अदालतें आपको डिसऑनेस्ट डिक्लेयर कर दें, फिर किस मुंह से कोई कहेगा? अगर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी आपको फारिग कर दे, फिर तो कोई किस मुंह से कहेगा कि मुझे आप क्यों ताहयात नाअहल कर रहे हैं? अगर ये बात उस तरफ है जिस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, उधर तुम अपनी बात पे खड़े हैं कि वो साहब तो ताहयात नाअहल हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। जहां तक वाडा साहब का ताल्लुक है, वो तो अभी बड़ा इनिशियल फोरम है, वो तो एक लेवल पे जो जिसको कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी तो आगे बड़ा सफर उनका बाकी है। वी आर होपफुल कि जो उन्होंने देखें, वो एक उनके पास एक डुअल नेशनैलिटी थी, थोड़ा सा उनसे मैं समझता हूं कि उस वजह से उन्होंने जिस तरह से उसको हैंडल किया लीगली प्रॉपर, अगर कंसल्टेशन शुरू में होती, लेकिन जाहिर है उसके बाद अब वो सेनेट में आए हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, अदालत में जाएंगे, वहां सारा उनको, वी आर होपफुल उनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनके पास अपील का हक है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा, आज काबीना के इजलास में क्या ये जो अदम एतमाद की ये जो मुलाकातें सारी हो रही हैं, आपके इत्तेहादी भी मिल रहे हैं, MQM हो, काफ लीग हो, शहबाज शरीफ, और शुनीद ये है कि शायद फरवरी के एंड तक अदम एतमाद खान साहब के खिलाफ आ जाएगी। इस पर काबीना में कुछ बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ परेशान दिखे? देखिए, कैबिनेट मीटिंग तो नेक्स्ट वीक होगी। कल जो है वो पोस्टपोन हुई थी, कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने ज़्यादा ज़रूरी जाना कि जो हमारे शुहदा हैं सिपा सालार को लेके वो नौशकी गए और वहाँ फ्रंट लाइन पे खड़े हुए, और यही एक कौम के लीडर का काम है, जो माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कम किया था। आपको फ्रंट लाइन पे जाना चाहिए अपने शहीदों के साथ और अपने जवानों के साथ, और वहाँ उन्होंने रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है FC और रेंजर्स को। तो येस्टरडे ही वाज देयर, तो उस वजह से वो नहीं हो सका। नेक्स्ट वीक होगी मीटिंग। जहाँ तक अपोजिशन का उसका ताल्लुक है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस पर तो हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से वो आगे पीछे दौड़ें कर रहे हैं, बड़ी कोई हैफेजर्ड उनकी एफर्ट लग रही है, बड़ा कोई परेशान मुझे लग रहे हैं। अपोजिशन इज़ रनिंग फ्राम पिलर टू द पोस्ट। मुझे तो कोई नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं लग रही है। मुझे लग ही रहा है कि माफिया जो है वो अपनी आखिरी सी कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सुबह काजिब से पहले ये कोई आखिरी दफ़ा भड़क रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये माफिया का एक दफ़ा ये कमर की हड्डी टूट गई, इसके बाद माफिया खड़ा नहीं हो पाएगा। इस वजह से अपने अजली दुश्मन या मुखालिफ या रकीब या एक दूसरे के हरीफ जो हैं आज जो हैं, जो एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले थे, आज इकट्ठे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार थानेदार आ गया जिसका नाम इमरान खान है। तो इतनी आसानी से तो इमरान खान भी नहीं छोड़ने वाला। और एक और भी चीज़, मैं तो स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि आखिरी जो बड़ी लीडर इस मुल्क में आई मोहतरमा थी, जो कौमी लीडर थी, उससे पहले आखिरी लीडर भुट्टो साहब थे। इस वक्त मुल्क में एक कौमी लीडर है, इमरान खान साहब। तो अगर अपोजिशन की ये सोच है कि आपस में कोई मेल मिलाप करके साजिश के जरिए इमरान खान साहब को चलता करेंगे, वो तो हो नहीं सकता। और ऐसा कोई सोचे भी तो एक कौमी लीडर जो इस वक्त मुल्क में वाहिद कौमी लीडर है, उसको साजिश के जरिए अगर अपोजिशन इस चक्कर में है, तो फिर तो सिस्टम को वो रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम सर्वाइव नहीं करता जब नेशनल बड़े लीडर को आप इस तरह से करते हैं। और हमें अपने एलाइज पे एतमाद है। एलाइज ने हमें हर जगह हमारे साथ खड़े रहे, आपस में थोड़े बहुत गिले शिकवे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको PMLQ के जो है चोई साहब की तरफ से भी उनको जिस तरह से ठेंगा दिखाया गया है, उन्होंने कहा भाई हम हमारी गवर्नमेंट है, अगर उस चीज़ के लिए आए हैं कि आप अदम एतमाद में, तो बैनसतूर उन्होंने यही फिर बता दिया उनको कि फिर हम ना ही समझें। तो ये अपोजिशन अपनी जो है कोशिश कर ले, उनका राइट है, लेकिन इंशाअल्लाह हमेशा की तरह उनको हजीमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम हारने नहीं आए, हम इस मुल्क को ठीक करने आए हैं। अपनी सर की और अपनी जान की बाजी लगा के इस मुल्क को ठीक करके जाएंगे, क्योंकि हम सियासत करने नहीं, हम एक तहरीक चलाने आए थे, हम एक जहाद करने आए इस मुल्क के उस माफिया के खिलाफ जिसने इस मुल्क को पाकिस्तान में कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान 73 साल बाद मुझे ये बताएं, क्यों मांगे? इन्हीं की वजह से हो रहा है भाईजान, इन्हीं की वजह से हो रहा है।
अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपको ये फील हो रहा है कि आपको जो सपोर्ट हासिल थी वो अब हासिल नहीं है और इनको कोई इशारे मिले हैं, इसी वजह से ये सारे अचानक उनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं? देखिए, बैन-उस-सुतूर बात ना करें, साफ साफ बात करें। आप समझते हैं कि शायद हमें एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री या फौज, जो भी आप इसको नाम दें, वो एक पाबंद होती है। वो अपनी जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है उसके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, कभी अच्छी, कभी बहुत अच्छी, कभी थोड़ी सी उसमें ऑफ बैलेंस होती है। हमारी बेहतरीन है माजी करीब में, लेकिन आप देख लेना जी, 1999 के बाद जब से मुशर्रफ साहब फिर गए हैं, 2008 के बाद एक डिलिबरेट एफर्ट है ऑन पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हमें सराहना चाहिए। उन्होंने अपने आप को हत्तल इम्कान सियासत से दूर रखा है, बल्कि जब जब ये लोग गेट नंबर 4 पे गए हैं आपने कोई डील मिल की भीख मांगने, तो उधर से क्लियर कट उनको ISPR ने बता नहीं दिया कि आप अपनी सियासी मसाइल पार्लियामान में हल करें, कानूनी मसाइल जनाब आप अदालतों में हल करें, और खुदारा फौज को और एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखें। वो खुद उनको कह रहे हैं कि भाई जाके अपने मसले अपने हल करो, हमारे पीछे क्यों आते हो। मैं समझता हूँ इस वक्त इमरान खान साहब, सिपह सलार और एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके बीच में एक आइडियल रिलेशनशिप है, और उसका आपने कल भी मुजाहरा देखा। सो वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में असल मसला वो चैलेंजेस हैं जो इनकी मिस गवर्नेंस छोड़ गई है, इनकी करप्शन, इनके डाके छोड़ गए हैं। इस वक्त हमने महंगाई का इशू एक है, और बाकी इंशाल्लाह मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही है, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है, IT सेक्टर उठ रहा है, आपका जो है सीमेंट सेक्टर, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ रहा है, आपकी जो है टेक्सटाइल सेक्टर उठ रही है। अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान आगे जा रहा है, CPEC आगे जा रहा है, दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान और चाइना की रिकॉर्ड कोऑर्डिनेशन जो है, तारीखी कोऑर्डिनेशन बन रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उभर रहा है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, और इसकी तकलीफ अपोजिशन का है कि इमरान खान अगर कामयाब हो गया तो ये सियासत से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। चले, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मिलूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, पहला सवाल आपसे यही कि ये जो बातें हो रही हैं कि फरवरी के आखिर तक अदम एतमाद आ जाएगी इमरान खान के खिलाफ, इसमें कोई वजन भी है? क्या वाकई इतनी तैयारी हो चुकी है और फरवरी में ही आ जाएगी? अदल देखें, दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तानी कौम इमरान खान पर अदम एतमाद कर चुकी। अब जब कौम अदम एतमाद कर चुके तो जो अपोजिशन होती है, जिसके पास नंबर भी कम होते हैं, और वो अगर अवाम की आवाज नहीं बनेगी तो कल को वो भी उसी कटहरे में खड़ी होगी जिसमें हुकूमत वक्त खड़ी होगी। अब अपोजिशन के पास भी कोई और जो है राह नहीं है कि आप आईनी तौर पर एक मूव करते हैं और इसको जान अवाम की छुड़ाने के लिए इसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आते हैं। और जहां तक अदम एतमाद के वक्त का तल्लक है, तो मैं समझता हूं कि अगले कुछ दिनों में आपको नजर भी आ जाएगा। और हाँ, एक बात जरूर है कि नवाज शरीफ जिस बात से ग्रेज करते थे कि जो कामल अली आगा बात कर रहे हैं कि स्टेट के कहने पर हम इनके साथ हैं। स्टेट कहते किसको हैं? स्टेट अदारे होते हैं, रियासत के अदारे। और जो बात हम कर रहे थे पिछले कई सालों से कि अदारों को किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, अदारों को हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का आईनी तौर पर हक हासिल नहीं है, इख्तियार नहीं है। अगर तो इसमें रोल उन्होंने कोई अदा ना किया और न्यूट्रल रोल अदा किया, जो आज फिर कामल अली आगा को ही कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि जब न्यूट्रल हुए तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इस तहरीक को लाएंगे जरूर, और अगर ये आईनी रास्ता भी ताकतवर हलकों ने रोक दिया, बंद कर दिया आईनी रास्ता भी, तो फिर पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप जब दीवार के साथ लगा देंगे अवाम को। इसमें अपोजिशन का रोल नहीं है, पूरी कौम है जो जान छुड़ाना चाहती है। साहब, ये बताइएगा कि क्या जहांगीर तरीन से उनके भी 6-7 MNAs ऐसे हैं जो उनके ग्रुप के हैं, उनके साथ कोई राब्ते हैं मुस्लिम लीग नून के अदम एतमाद के बारे में? देखिए आदिल, मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैं कभी कोई बात ऐसी नहीं करता जो समझ ना आने वाली हो। राब्ते तमाम लोगों से हैं,
इत्तेहादियों से भी हैं और यहाँ तक कि 25-30 के करीब अरकान असेंबली जो पीटीआई के हैं उनसे भी राब्ते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया है बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आप अदम एतमाद की तहरीक जब लाएंगे तो हम जो है मीडिया पर आकर कहने के लिए भी तैयार हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक में हैं। तो इसके बाद कोई वजह नहीं रह जाती अदम एतमाद कामयाब ना हो। हाँ, अगर मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर बकौल काफ लीग के जो लीडरशिप है उनके कि अगर न्यूट्रल ना हुए और फिर से दबाव में लाकर अदम एतमाद को नाकाम करने की कोशिश की गई तो दुनिया में आप देखें कि जब आईनी रास्ते रोक दिए जाते हैं तो उसका अंजाम रियासत के लिए अच्छा नहीं होता, जो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता आया है। तो मैं फिर से ये गुजारिश करूंगा कि तमाम अदारों को आईनी हदूद में रहते हुए आईनी रोल अदा करना चाहिए, ना कि हुकूमत बचाने और गिराने के लिए रोल अदा करें। ठीक, चलें मियां जावेद लतीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ब्रेक से पहले नाज़रीन ये बात करते चलें कि DGISPR इस मामले पर बड़ा क्लियर कट कह चुके हैं कि कोई हमारा सियासत में किरदार अदा करने का इरादा भी नहीं है और ना हम करते हैं और ना ऐसा कभी करेंगे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, इन हाउस तब्दीली के बाद अब असम्बलियां तोड़ने का चैलेंज, ये है वो अपोजिशन की मनसूबाबंदी जिसको लेकर हुकूमत के खिलाफ मुहिमजोई का आगाज बाकायदा कर दिया गया है। अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक या इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म है और इस सिलसिले में कल इनकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग से भी मुलाकात होने के इम्कानात हैं और पहले ही वो MQM से भी वो मिल चुके हैं और हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद में साथ देने का मुतालबा कर चुके हैं। ये भी सुनगुन है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च या मई नहीं बल्कि रवा माही लाई जा सकती है और मुस्लिम लीग नून ने फरवरी में इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस मुतालिक शहबाज शरीफ ने होमवर्क किया है, जिन्होंने तरीके अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए प्लान A और प्लान B बना लिया है, जबकि रवा माही अदम एतमाद का फैसला शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तेहादियों अपोजिशन कायदीन से बैकडोर राब्तों के बाद किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात के लीडर बिलावल भुट्टो रवा माह अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज इमरान खान को ये चैलेंज भी दिया कि अगर उन्हें यकीन है कि अवाम फिर भी उन्हें वोट देगी तो पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले असम्बलियां तोड़कर दिखाएं। जो वजीर आजम है हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था, हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे तो क्यों डरते हो इलेक्शन से। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन के इस दबाव को किसी तौर खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी अपोजिशन को अपनी मकबूलियत दिखाने के लिए पहले जलसों की सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस आगाज से पहले उन्होंने आज ही अपोजिशन को आड़े हाथों में लिया। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाए। आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है। वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। 1.5 घंटे की तकरीर जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में। और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है। अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके, वहां टीवी पे आ रहा है जनाब वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने जो भी कर रहे हैं, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में।
आज इन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप पिटिशनर थे फैसल वाडा केस में, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, लेकिन वो अब आला अदलिया में जाएंगे, तो आप उधर भी मुकाबला करेंगे उनका? बिल्कुल, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और पार्लियामेंट राइजेस में मैं रहता हूँ और पार्लियामेंट राइजेस के रोड पार करके सुप्रीम कोर्ट है। फॉरेन फंडिंग केस की तरह एडजमेंट नहीं होने देंगे और सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से जाएंगे। 4.25 साल लगे मुझे सिंध हाई कोर्ट में 3 पिटिशन डाल के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटिशन और इलेक्शन कमीशन में मुताबिक दरखास्तों के बावजूद आज तक वो इस बात का जवाब नहीं दे सका कि 18 जून 2018 जो लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिशन का, एफिडेविट जमा करने का, वहां उसने नेशनलिटी कब छोड़ी, आज तक कोई जवाब नहीं दे सके। तो आगे क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही सवाल करेंगी जो कि फैसले में मौजूद है। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा कि वो फैसल वाडा ने अपनी कंडक्ट से इस केस को मजबूत बनाया। वो कंडक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन बार बार उसे सवाल कर रही थी कि आप मुझे बता दो, मैं उसकी बात नहीं करूं किसके फॉरेन फंडिंग का, मैं उसकी बात नहीं करूं कि उसने अरबों खरबों रुपए की जायदाद रखा है बार में, जो कि मैं उस बात की नहीं करूंगी। लेकिन मंदुखेल फैसल वाडा तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे ठीक से सुना नहीं गया और वो अपील में जाएंगे। वो अभी भी कह रहे हैं मैंने को गलत नहीं किया और उनके पास अपील का राइट है। आप मुझे बात बताओ कि 4.25 साल में फैसल वाडा मेरी एप्लीकेशन का, मेरे पिटीशन का जवाब तक दाखिल नहीं कर सका, एक जजमेंट लेता रहा, कभी कौन मर गया कभी कौन मर गया। तो आप मुझे बता दे कि मौका और क्या होता है? 4.25 साल लगे, ये 4 दिन का केस है, तो वो कैसे कह सकता है कि मुझे मौका नहीं मिला है? सिंध हाईकोर्ट की 3 पिटिशनें मौजूद है और इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के पिटिशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें मौजूद है। एक तारीख भी वो अगर आपको बता दे कि मैंने जवाब दाखिल नहीं किया, एक भी जवाब दाखिल नहीं किया। 4.25 साल ये शख्स तारीखें लेता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त है, नहीं तो मुझे भी इलेक्शन कमीशन से गिना तक यार एक छोटा सा केस है, एक तारीख का एक सवाल है। इलेक्शन कमीशन को मैंने लास्ट डेट पे क्या कहा? मैंने कहा सर, मैंने अपने वकील बैरिस्टर मसूद मंदोखेल के जरिए अमेरिकन कॉन्सुलेट को लेटर लिखा कि ये एफिडेविट असली है कि जाली है, जो कि नॉमिनेशन फॉर्म के 4 दिन बाद उसने दरखास्त दी है 22 जून 2018 को और 25 जून 2018 को उसकी नेशनलिटी जो कैंसिल हुई है। तो मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने जवाब दिए कि हम किसी इनफरादी शख्स को जवाब नहीं देते। तो फिर मैंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है सेक्शन 4 और 5 के तहत कि आप एक इदारा हो, आप जवाब तलब करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी बस में नहीं है। मैंने कहा सर वजारत खारजा के जरिए करो, और मैंने साथ साथ ये भी पेशकश की, मैंने कहा सर जो मैं एफिडेविट पेश करूं अगर ये झूठ साबित हुआ है तो मुझे एज ए रुकन कौमी असम्बली तहयात नाइल कर दे, और मैं वादा करता हूं मीडिया के दोस्तों के सामने कि मैं अपील भी नहीं करूंगा। आखिर इलेक्शन कमीशन ने 14 जनवरी को लेटर लिखा अमेरिकन कॉन्सुलेट को और 25 जनवरी को अमेरिकन कॉन्सुलेट ने जवाब दे दिया है कि हाँ जी इनकी जो नेशनलिटी है वो 25 जून 2018 को यानी 7 दिन बाद वो कैंसिल हुई है। तो अब इससे बाद 621F और सादिक और अमीन तो क्लियर कट है, उसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी? ठीक है। अच्छा मंदुखेल साहब, अपोजिशन की सियासत की बात करते हैं। शुनीद ये है कि फरवरी के आखिर तक नून लीग के जराए ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद आ जाएगी इमरान खान के खिलाफ, लेकिन बजायर ऐसा नहीं लग रहा कि तैयारी कुछ पूरी है। पीपल्स पार्टी क्या ऑन बोर्ड है और आप भी मानते हैं और एग्री करेंगे कि फरवरी में ही आ रही है? क्योंकि 27 फरवरी से तो आपका मार्च शुरू हो जाएगा, फिर तो अदम एतमाद तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद नून लीग ने निकलना है मार्च के लिए। आदिल भाई, जब पीडीएम बना था, पीडीएम की तजवीज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, और पहली मीटिंग पे जब वो मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए, आसिफ अली जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए थे, पीडीएम के पहले इजलास में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फरमाया कि सारे अपोजिशन के लोग मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तीफे जमा कर दे, तो उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा कि मियां साहब आप आ जाए, आपको इस्तीफे देते हैं, आप जमा करो। हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है कि उसके बाद आपको याद हो कि मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, जो 2 इस्तीफे गलती से चले गए उसका असर क्या हुआ। सवाल ये कि हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है, हमारे पहले दिन से ये मुतालबा है कि पंजाब में सेनेट की सीटों पे अगर नून लीग पीटीआई के साथ न बैठी तो पीटीआई 5 सेनेटर नहीं निकाल सकते थे। आज इस बात की तस्दीक हो गई कि काफ लीग के चौधरी बरादर ने कहा कि हमने सारा मैनेज करके दिया है। तो सवाल ये है कि हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है, बाकी अदम एतमाद हो या ना हो, नून लीग के दोस्त राजी हो या ना हो, मेरे चेयरमैन ने एक अलम बलम किए है
और एक हमने ललकारा है। हमने 3 जलसे जो है ना वो 3 प्रोग्राम बड़े जो है ना दिसंबर के महीने में किए, और अभी 27 तारीख के लिए आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक मीटिंग है उसमें मैं जा रहा हूँ। हमने पूरा हर चीज लाइनअप कर दी है। बंधु साहब, मार्च की तो आपकी तैयारी पूरी है। देखें, जो आपका लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी तो आपकी है, लेकिन अदम एतमाद फिलहाल अगर आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी को नहीं पता, फिर ये दावे मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है कि फरवरी में अदम एतमाद आ जाएगी। देखिए, मैं तो इस बारे में क्या कह सकता हूँ ना, हम तो पहले से तैयार है, और अगर नून लीग के दोस्त तैयार हो जाए तो कल सुबह सबमिट हो जाएगा। इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है? इससे पहले अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है जो कि वापस लिए गया। तो हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है, आज मुस्लिम लीग नून की दोस्त कर दे, मुझे पूरे यकीन है मेरे चेयरमैन कल सुबह दाखिल कर देगा। सब एमएनए को कल सुबह इस्लामाबाद बुला के अदम एतमाद की तारीख जो है ना वो जमा कर देगा। हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर नून लीग के दोस्तों को कोई रिजर्वेशन है, कोई ठीक है, कह सकता हूँ। नून लीग को अपने मार्च में शमूलियत की दावत देंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और आपके जरिए फिर दे देते हैं कि देखिए, आपने 4 महीने के बाद है जो लिखिए, हम जलसे जुलूस शुरू दिन से कर रहे हैं, आप आइए, क्योंकि कराची से जब ये लॉन्ग मार्च निकलेगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का शहरक जो ये सुपर हाईवे और मोटरवे है वो तो मुकम्मल जाम होगा। जब वो जाम होगा तो वैसे पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और निजाम दरम भरम हो जाएगा, क्योंकि सिंध के लोग ज्वाइन करेंगे, पंजाब के लोग ज्वाइन करेंगे, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप मुझे बता दो, तो आप इस रिदम को आप मजीद उसमें इजाफा कर दे। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान आ जाए, ताकि इसकी पार्टी में और एनर्जी आ जाए और अपोजिशन को भी एक सपोर्ट मिल जाए। कादिर मंदुखेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।